Hi everyone, this is from the Bharat Prep and today we just started the GOC. तो आज हम GOC का जो सबसे बेसिक टॉपिक है उसकी बात करेंगे। हमने बात की थी लास्ट टाइम कि हम GOC के कुछ लेक्चर्स डाल रहे हैं, तो आज इसका सबसे पहला लेक्चर है GOC का सबसे पहला लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बताएंगे आपको बेसिक्स ऑफ दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ मेन पॉइंट जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। मैंने कहा था ये लेक्चर 0 से एडवांस की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछने जा रहा हूँ कि भाई अगर मैं आपको सिंपली एक बात करें कि भाई हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, तो आप सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है दो चीज़ों से। ठीक है, पहली बात ये डील करती है हमारे पास नंबर 1, organic compounds obtained from plants, animals, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हम प्लांट एनिमल की जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिजम्स, वो भी कौन से हमारे पास, दे आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और नंबर 2 हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करती है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विच आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन विच आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और साथ में उसके डेरिवेटिव्स। किसके डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इंक्लूड अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन, उसमें फ्लोरीन भी आएगा, क्लोरीन भी आएगा, ब्रोमीन भी आएगा। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे अदर कंपाउंड हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ये डिफाइन किया मैंने यहाँ पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली वो ब्रांच है जो डील करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंपाउंड के साथ जो उनसे आइसोलेट या ऑब्टेन्ड हुए हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स, एनिमल्स से। और दूसरी बात ये कही भी कि अगर मॉडर्न की तरफ जाएँ, देयर इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स विच इंक्लूड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, फास्फोरस एक्स्ट्रा। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था हमारे पास बर्जिलस। तो बर्जिलस या फिर इसी को इसने थ्योरी दी जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। इट्स अ वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? एक ऐसी थ्योरी जो बताती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं कहाँ से? सुपरनैचुरल फोर्सेस से। सुपरनैचुरल मतलब भाई ऐसी फोर्सेस जिनके ऊपर अभी स्टडी की ही नहीं, मतलब कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस हमारे पास वहाँ से बनते हैं, मतलब दे आर क्रिएटेड बाय द गॉड। सिंपल सी बात। तो अब ये फोर्स ने कहा, इसने कहा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। तो पहला पॉइंट इसका ये था भाई कि दीज कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स cannot be obtained or we can say prepared in laboratory। लैब में नहीं बनते। what they need, how they are prepared, तो they require we can say presence of what we called mysterious force। mysterious मतलब supernatural force, mysterious or we can say supernatural force, this one case। बट ये थ्योरी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी likely to be fall in year 1828। अब 1828 में ऐसा क्या होता है? 1828 में एक और साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है फ्रेडरिच वुलर। और फ्रेडरिच वुलर
ये यहाँ पे हाइपोथेसिस देते हैं, ये अपनी थ्योरी एज्यूम करते हैं, ये अपना ये बताते हैं कि इन्होंने पहली बार एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम था यूरिया। तो इसने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया लैब में, ठीक है, प्रिपेयर किया लैब में, whose नेम was यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दैट इज NH2CO NH2। ये बनाया। अब ये कहाँ से बनाया उसने? ये बनाया उसने एमोनियम साइनेट से। ये बनाया उसने एमोनियम साइनेट से। एमोनियम साइनेट एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एमोनियम साइनेट? इट इज NH4 एंड देन CNO। इस एमोनियम साइनेट को उसने हीट किया, ठीक है, हीट किया और एमोनियम साइनेट हो जाता है हीटिंग के ऊपर रीअरेंज, और इसकी जो रीअरेंजमेंट होती है वो बनाता हमारे पास कंपाउंड यूरिया। ये बनता है यहाँ पे। सो दिस कंपाउंड दैट इज यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ व्हाट वी कैन से यूरिया वाज अमोनियम साइनेट। However, it was also established that ammonium cyanate is totally prepared from ammonium chloride, which is inorganic compound, at the same time potassium cyanate। तो ये जो बना था ammonium cyanate, that was prepared from we can say ammonium chloride and ammonium and potassium cyanate। तो ये यहाँ से बना था, ये भी आपको याद रखना है। अब जो हमारे पास यहाँ पे एमोनियम साइनेट था, इसने ब्रेक किया और एमोनिया बनाया और यूरिया बनाया। तो ये फर्स्ट टाइप में हम ये बोल सकते हैं कि भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, और इसका क्रेडिट जाता है किसको? द वेरी वन दैट इज कॉल्ड वुलर को। तो वुलर ने तो केमिस्ट्री की काया पलट दी। काया पलटनी मतलब कि भाई केमिस्ट्री में जो बताया जाता है मिस्टीरियस फोर्स, कभी मिस्टीरियस फोर्स कुछ ऐसी होती नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट मिस्टीरियस फोर्स, बट वी कैन क्रिएट द कंपाउंड इन द लैब आल्सो, एंड दिस इज द फॉल ऑफ द वाइटल फोर्स थ्योरी। सो व्हेन द वुलर थ्योरी वाज इन एवोल्यूशन, तो वाइटल फोर्स थ्योरी को बिल्कुल डिस्कार्ड किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास खाली यूरिया नहीं बना, इसके साथ में अब कुछ और कंपाउंड बनते हैं। तो अब 1845 में अब एक नया कंपाउंड बनता है जिसका नाम था एसिटिक एसिड, जिसका नाम था एसिटिक एसिड। और ये बनाता है कौन भी हमारे पास? इट वाज बीइंग प्रिपेयर्ड सिंथेसाइज्ड बाय दी कोल्ब। डन। और 1856 में हमारे पास बनता है मीथेन। मीथेन वॉज प्रिपेयर्ड बाय द बर्थोल्ट। मीथेन वॉज प्रिपेयर्ड बाय द बर्थोल्ट इन ईयर 1856। तो यहाँ तक हमारे पास वुलर के बाद जो बाकी साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने भी अपनी एक कंट्रीब्यूशन दे दी। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोल्ब है, कोल्ब ने भी हमारे पास एसिटिक एसिड बनाया, और बर्थोल्ट ने बनाया पहला हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें प्योरली हाइड्रोकार्बन थे, जिसको बोलते हैं मीथेन। अच्छा, इसमें क्या है? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड था बट कंटेनिंग ऑक्सीजन डेरिवेटिव। ड्राइव टाइप में यहाँ पे आपका नाइट्रोजन डेरिवेटिव हमारे पास है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कोई पूछे भी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली हाइड्रोकार्बन कब बना, तो वो बना 1856 में। आपको डेट याद नहीं रखनी, आपको रखना है बस ये याद कि भाई क्या बना था, मीथेन बना था। और उससे भी पहले अगर कोई पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना, तो वही हमारे पास आपका है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड यूरिया। ये हमारे पास यूरिया आपका यहाँ पे। डन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें क्या पढ़ेंगे, तो पहले आपको ये पता चला भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। अब नेक्स्ट आता हूँ मैं। सो कमिंग टू नेक्स्ट एपिसोड, वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स।
Second topic discusses why they form large number of compounds. Why they form large number of compounds. किसकी बात करते हैं? We are talking about the organic compounds. So there are largely we can say 3 or 4 reasons. पहला रीज़न क्या रह सकता है भाई? देखो, पहला रीज़न हमारे पास ये हो सकता है भाई कि कैटिनेशन हो सकता है ना, कि भाई एक तो प्रॉपर्टी कैटिनेशन, इसमें कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड जुड़ जाते हैं खुद के साथ, दूसरों के साथ। इसको हम ये भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसको हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, मतलब कार्बन लिंक विद द कार्बन। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। इवन की कंपाउंड की जो चेन होगी वो 3000 तक 6000 तक भी हो सकती है। जैसे हमारे पास सेलुलोज है, ठीक है, उसमें 300 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं, मतलब वो अलग बात होती है वहाँ पे ना। तो इसी तरह से हमारे पास कार्बन नंबर बढ़ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि कैटिनेशन सबसे स्ट्रांग कहाँ पे होती है। तो बेटा अगर मैं बात करूँ सबसे स्ट्रांग होती है हमारे पास कहाँ पे, दैट इज़ लाइकली टू बी कार्बन में। उसके बाद हम अगर कंपेयर करें तो वी हैव अ सिलिकॉन इन सेकंड रो, एंड थर्डली वी हैव अ सल्फर इन थर्ड, एंड देन वी हैव अ फास्फोरस। तो ये हमारे पास कैटिनेशन का इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है जहाँ पे बता सकते हैं ऑर्डर है हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ पे, कार्बन पे। अब कैटिनेशन की वजह से हो सकता है कि हमारे पास कार्बन कंपाउंड बने, हो सकता है हमारे पास कार्बन कंपाउंड हमारे पास जो बन रहा है वो उसमें 4 कार्बन 5 कार्बन, जैसे यहाँ पे बात करूँ तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन का बन सकता है। हो सकता है कैटिनेशन से हमारे पास आपका 5 कार्बन कंपाउंड बन सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और 5 कार्बन कंपाउंड हो सकता है। तो मतलब बहुत सारे हो सकता है कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक हो, जैसे यहाँ पे बनाया मैंने साइक्लोप्रोपेन बनाया मैंने, ठीक है। हो सकता है कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक के अंदर रिंग फ्यूज्ड हो, रिंग इनसाइड हो, जैसे हमारे पास ये बेंजीन हो गया। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास। और खाली कैटिनेशन की बात करूँ तो खाली कार्बन नहीं है, बाकी भी कंपाउंड बन सकते हैं। तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सबसे हाईएस्ट किसकी बेटा, यहाँ पे भी याद रखोगे, सबसे हाईएस्ट हमारे पास है, यू हैव ओनली वन, दैट इज कॉल्ड कार्बन। तो कार्बन की बहुत हाईएस्ट है भी हमारे पास, सबसे हाईएस्ट। That's why we have a multiple compounds of carbon. Even our body is made up of carbon. Now next अब हम क्या डील करेंगे। तो दूसरा पॉइंट ऐसा क्या भी, एक तो हमारे पास हो गया कैटिनेशन। सो व्हाट इज सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट इज दैट दे आर फॉर्मिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या बनाता है ये, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब ये है कि भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा। और ये खाली कार्बन नहीं बनेंगे, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो हर एक केस में अगर हम देखें तो कार्बन की वैलेंसी हमने रखी 4, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट, अगली प्रॉपर्टी आने वाली है। इस केस में यू कैन सी इजली दैट दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड है। अगर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तो आपको एक पी कम करना है, दैट इज इट बिकम sp2। अगर 2 पाई बॉन्ड हमारे पास कम हुए तो आपने 2 पी को कम करना है sp3 से, तो ये बनेगा आपका sp हाइब्रिडाइज कार्बन। जहाँ तक इनके लेंथ का सवाल है, तो यहाँ पे जो लेंथ होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, दैट इज इक्वल टू 154 पिकोमीटर। सबसे ज़्यादा लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड में। जैसे बॉन्ड अगर बढ़ता है 2 होता है 3 होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है हमारे पास। तो डबल बॉन्ड का लेंथ होगा हमारे पास, इससे 20 कम कर दो, 20 कम कर दो तो क्या हो गया भाई 134 पिकोमीटर हो गई। और यहाँ पे 20 याद रखो, मतलब 120, यहाँ पे 120 पिकोमीटर यहाँ पे लेंथ होगी भाई हमारे पास। तो आपको सिंपल बताया मैंने। देखो यहाँ पे करना क्या है कि जो पहला है ना, जो पहला है उसमें 154 कर दो, फिर 20 कम कर दो, फिर 120 लिख दो, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया भी आपका सिंपल सा तरीका। ये हो गए इनके कौन से बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका है, कोई पूछे तो याद रखना, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ हमारे पास जो बनता है वो बनता है हमारे पास किसका बेटा, तो दैट बिलोंग्स टू व्हाट,
एल्केन, ये हमारे पास एल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के होते हैं, एल्केन होते हैं। ये हमारे पास बेटा एल्कीन है और ये हमारे पास बेटा एल्काइन है, तो हमें याद रखना है। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। और अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, अब मुझे बताओ यहाँ पे एस करेक्टर कैसे निकालेंगे। सो हाउ टू फाइंड एस करेक्टर, मतलब कितना परसेंट एस है। तो इस टोटल sp3 में हमारे पास s का एक ऑर्बिटल, p के टोटल 3 ऑर्बिटल, टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल। तो अगर मैं इसको परसेंटेज निकालूं तो s का एक ऑर्बिटल दैट मीन्स 1/4, 1/4 हो गया हमारे पास, क्योंकि s को निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, टोटल भी निकालें तो जितना फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको डिवाइड करना टोटल से। ये बनता भी आपका, अगर परसेंटेज निकालें तो 1/4% मतलब कितना हो गया 25% भाई यहाँ पे, ठीक है। ये पहला केस। sp2 में निकालें तो टोटल हमारे पास s1 और p3, तो एक ही s यहाँ पे भी, तो ये बनेगा 1/3 हमारे पास, दैट मीन्स इक्वल टू 33.3%। और यहाँ पे मैं देखूँ तो भाई एक s एक आपका p है, तो भाई 1/2 हो गया, क्योंकि s एक है और p भी एक है, तो s और p दोनों ऐड किए तो 2 हो गए, दैट इज इक्वल टू 50%। ये वाला टॉपिक आपको समझ आया भाई। उसके बाद अगर मुझे कोई पूछे भी p करेक्टर कितना परसेंट है, तो मैं p करेक्टर भी निकालने को यहाँ पे तैयार हूँ। अब करना क्या आपको, अगर s आपका s अगर 25 है, बचा हमारे पास p, वो होगा भी आपका 3/4, या सीधा लिखो आप कितना 75%, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा 66.7%, और इसी तरह से यहाँ पे निकालोगे ये भी आएगा कितना 50%। तो बस माइनस कर दो टोटल 100 में से, ये निकलेगा आपका s और p करेक्टर। जहाँ तक बात होती है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा बेटा यहाँ पे, तो याद रखना एल्कीन्स का बॉन्ड ऑर्डर 1, एल्काइंस का बॉन्ड ऑर्डर 2, और एल्कीन का बॉन्ड ऑर्डर 2, और एल्काइन का बॉन्ड ऑर्डर 3। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा यहाँ से रहेगा, जिसके नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम, क्योंकि यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। याद रखना इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है यहाँ पे, क्लियर। अब ये हो गया मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का केस हमारे पास। सो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन में आपको ये केस याद रखना भी कि हमारे पास ये मल्टीपल बॉन्ड, और ऐसे ही नहीं है, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड विद नाइट्रोजन आल्सो, ठीक है। कार्बन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन आल्सो, and you know that nitrogen also form triple bonds, so sometime carbon will form also triple bond with nitrogen. We will study in the case different cases कि भाई एमाइंस में पढ़ेंगे, इमाइंस में पढ़ेंगे, साइनाइड में पढ़ेंगे केसेस हमारे पास, तो अभी इतना सा याद रखिएगा। अब हम आते हैं बेटा हमारे पास, इसके बाद फॉलो करते हैं, सो स्विचिंग ऑन टूवर्ड्स द सेकंड पेज। अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या आएगी, तो थर्ड प्रॉपर्टी आएगी कार्बन इज बीइंग अ टेट्रावलेंट। तो थर्ड प्रॉपर्टी आएगी लार्ज कंपाउंड के फेवर में कि ये भाई टेट्रावलेंट होते हैं। टेट्रावलेंट मतलब वैलेंसी इक्वल टू 4, ठीक है। दिस मीन्स देयर वैलेंसी इक्वल्स टू व्हाट वी कैन से 4। इसकी वैलेंसी 4 के बराबर होती है। जब मैंने 4 का, तो मतलब आपको सिंपल याद रखना कि कार्बन के पास में अगर हम देखें तो कार्बन का नंबर है 6 भाई हमारे पास। 6 मतलब पहले शेल में 2 जाएंगे, उसके बाद हमारे पास जाएंगे 4। ये जो 4 हैं ये गए वैलेंस शेल में, आउटरमोस्ट शेल में, तो मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे दिखा देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग करते हैं हमारे पास वैलेंस शेल वाले, तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि भी 4 बॉन्ड बने, 1 बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड बना। अगर ऊपर भी देखते हो आप 4 बॉन्ड ही बनाए थे मैंने, कार्बन इज टेट्रावलेंट। और जब कार्बन की टेट्रावलेंट्स की बात करते हैं तो मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है तो इट इज लुकिंग लाइक अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये रहा भी टेट्राहेड्रल। सो व्हाट इज बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ऑफ द टेट्राहेड्रल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू कितना होता है बेटा हमारे पास, अगर आपको याद होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट। ये हमारे पास आपका बॉन्ड एंगल आता है, और इसका स्टेट भी आपको पता होगा, तो ये आपका भी सिंगल बॉन्ड है, सबके सब होंगे sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट होगा यहाँ पे। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल का केस, या टेट्रावैलेंसी का केस होगी हमारे पास। हो गए 3 पॉइंट हमारे पास। फोर्थ पॉइंट बेटा क्या आता है कि ये शो करता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास, दैट इज बेसिकली कॉल्ड आइसोमेरिज्म। हालांकि इसकी डिटेल हम आगे करेंगे, बट अभी थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आइसोमेरिज्म हमारे पास है क्या। इस केस में आपको पता है कि भी इट इज कंसिस्टिंग ऑफ सेम
मॉलिकुलर फार्मूला, बट व्हाट वी कैन से डिफरेंट स्ट्रक्चर रख सकते हैं या स्टीरियो रख सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर रख सकते हैं, ठीक है, या फिर रख सकते हैं क्या भी, स्टीरियो। स्टीरियो मतलब स्पेस आइसोमेरिज्म, स्पेस अरेंजमेंट, ठीक है, ये क्लियर आपको। तो एक सिंपल बताता हूँ मैं आपको। देखो 3 कार्बन तक तो कोई आइसोमर होता नहीं, चौथे कार्बन से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं C4 कार्बन ले लूँ, C4 के साथ में यहाँ पे ले लूँ H लूँ, कितना बेटा हमारे पास 10 लिया। तो अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे पास हमने पढ़ा है, आप बोलोगे ब्यूटेन, तो यहीं पे आप रॉन्ग हो जाओगे। अब इसके हमारे पास 2 आइसोमर्स आते हैं, और वो बता रहा हूँ मैं कौन से, चेन आइसोमर बता रहा हूँ। अभी हम आइसोमर आगे पढ़ेंगे। इसमें मैंने क्या किया, 4 कार्बन को स्ट्रेट लाइन में बॉन्ड किया, वैलेंसी को फिल किया, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स, तो H हो गया। यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी हैं, 2 H लगा दिए। अब बेटा यहाँ पे देखोगे तो आप टोटल हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, और बीच में 4 हमारे पास हो गए 10। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन, स्ट्रेट चेन में होता है, कोई इसमें ब्रांचिंग ब्रूचिंग नहीं होती भाई यहाँ पे। बट एक और तरीका इसका हो सकता है बनाने का, कि मैंने सिर्फ लिंक किए 3 कार्बन, और चौथे कार्बन को मैंने ब्रांच के रूप में सेकंड कार्बन पे लगा दिया। अब वैलेंसी फिल करूँ, यहाँ पे एक बॉन्ड था तो 3 और लगा दिए, यहाँ पे भी एक बॉन्ड कार्बन के साथ था, 3 और लगा दिए, यहाँ पे भी एक बॉन्ड था कार्बन के साथ तो 3 और लगा दिए, और बीच में हमारे पास 3 बॉन्ड है बेटा, तो हमें एक ही बॉन्ड लगाना, दैट मीन्स वी आर यूजिंग ओनली 1 H। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये कंपाउंड हमारे पास बेटा, इसको काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन। 2 पे जो ग्रुप है वो है मिथाइल, तो पहले ग्रुप का नाम होता है 2 मिथाइल, और हमारे पास 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोपेन, इसको बोलेंगे प्रोपेन। ये बना 2 मिथाइल प्रोपेन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक ब्यूटेन आया, एक 2 मिथाइल प्रोपेन आया, मतलब एक आपका प्रोपेन है, दूसरा आपका ब्यूटेन है, तो दोनों आपके डिफरेंट। तो यू कैन नॉट से कि दिस इज अ ब्यूटेन, ऐसे तो ये ब्यूटेन लग रहा था आपको, ब्यूटेन ही है। तो ये आइसोमर्स हैं, इसी तरह से बहुत सारे आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। ये तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं, मतलब C4H10 के 2 आइसोमर्स हैं, बट अगर आप जाओगे C5H12 पे तो वहाँ पे 3 मिलेंगे आपको। तो अभी आपको इतना बताऊंगा आइसोमर्स, हम इनको डिटेल करेंगे आगे स्टडीज में। 4th पॉइंट हमारे पास क्या आएगा अभी, देखो अगर 4th पॉइंट के बाद 5th पॉइंट क्या आएगा, अब आएगा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं। तो यू हैव अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जहां तक बात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज होना मतलब आपका कंपाउंड का एस करैक्टर इंक्रीज होना, ठीक है। और एस करैक्टर इंक्रीज कहाँ होता है भी, सबसे ज़्यादा होता है sp में 50%, उसके बाद sp2 में 33%, उसके बाद हमारे पास sp3 में 33%। अभी निकाला था मैंने, यहाँ पे एस करैक्टर कितना बेटा, तो यहाँ पे एस परसेंट कितना है, 50% है, यहाँ पे हमारे पास कितना है 33.3% है, यहाँ पे कितना बेटा 25% हमारे पास है। तो ये मैंने पहले पेज में निकाला एस करैक्टर। तो एस करैक्टर से याद रखना यहाँ पे कि एस करैक्टर जब बढ़ता है हमारे पास तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और वहीं से आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो सबसे स्ट्रांग होगी ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रांग होगी। तो ये आपको याद रखना। अब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि भाई किस तरह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखें। देखो मेन अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो यू हैव अ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास क्या क्या मिलता है, यू हैव हाइड्रोजन, एक आपको हाइड्रोजन मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है बेटा, उसके बाद मिलता है आपको तुरंत कार्बन मिलता है, फिर क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, फिर आपको ऑक्सीजन मिलता है, ये ज़रूरी है। उसके बाद आपको मिलता है भाई हमारे पास फ्लोरीन, बहुत कम होता है, चलो लिख लेते हैं, फिर हमारे पास क्लोरीन, फिर हमारे पास ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये हो गए आपके पूरे के पूरे टोटल जो कंपाउंड्स हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि भी सल्फर भी होता है सम टाइम और फास्फोरस भी होता है। तो ये कुछ कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। अब इनको कैसे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को याद रखें। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास अगर आप जाओगे पीरियड में, या आप व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंड टू इंक्रीज होती है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है भाई, 2.1 है। आगे आएंगे तो यहाँ पे बढ़ेगी 2.5,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे अप्रॉक्सीमेटली 3 हमारे पास, ऑक्सीजन की अप्रॉक्सीमेटली 3.2 हमारे पास, और फ्लोरीन की लगभग कितनी 4। हर बुक में वैरी कर सकती है, बट ये एक आइडियोलॉजिकल हमारे पास प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे। क्लोरीन की अब डाउनवर्ड द ग्रुप क्या होता है, जब हम जाते हैं टॉप से बॉटम पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की होती है बेटा यहाँ पे, ये होती है डिक्रीज होती है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाएंगे अब यहाँ पे, तो 4 से डिक्रीज करेंगे, तो 4 से 3.5 कर दी मैंने, उसके बाद 2.8 कर दी, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2.6 कर दी। और याद रखना बेटा यहाँ पे आता हूँ जब, तो हाइड्रोजन के और फास्फोरस की इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट सेम आती है, 2.1 ही आती है। तो इतना सा डिक्रीज। अब हमारे पास सल्फर की हमारे पास ऑलमोस्ट 2.8 के पास में आती है, सल्फर ब्रोमीन की ऑलमोस्ट 7 ही है, तो 2.8 के पास में आती है सल्फर की। ठीक है, 2.8 या 2.5 मान लो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हमारे पास हैं। तो ये क्लियर है आपको। अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज आपको समझ आती हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। जितना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आएगा, ये कन्फर्म आपको। मान लो ऐसे बोलता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे पास कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड है, दोनों हेलोजन बॉन्ड है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव देखें कार्बन की तो 2.5 है हमारे पास, क्लोरीन की बेटा 3.5 है, तो व्हाट इज डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। सो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3.5 माइनस 2.5 इक्वल टू 1। वहीं पे बात करूँ कार्बन का, यहाँ पे 2.5 है, ब्रोमीन हमारे पास आपका 2.8 है, तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा, तो डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आएगा हमारे पास आपका, तो बेटा 2.8 से हम 2.5 निकालें तो 0.3 आता है हमारे पास। अब कहाँ पे 1 और कहाँ पे 0.3, दैट मीन्स कि आपका जो कार्बन बॉन्ड क्लोरीन है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन बॉन्ड ब्रोमीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हमारे पास बड़ी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा, ये भी निकाल सकते हैं। दिस इज द टॉपिक ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो भी डिपेंड करता है, ये सारे रीजंस हमारे पास बताते हैं कि भी कार्बन नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर की बेसिस पे। स्ट्रक्चर की बेसिस पे हम बेसिक्स टू एडवांस जा रहे हैं, तो भी बेसिक ही रहेगा आज हमारे पास। तो बट पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर कैसे दिखाएं, हाउ टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वी हैव अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दोबारा लिख देता हूं। तो अब कैसे हम स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें, तो भाई देर आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आप बेसिक्स जो पढ़ते हो तो आपको बेसिक्स में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो कभी हम बोलते हैं भी एक स्ट्रक्चर बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर। ओपन मतलब पूरा कंप्लीट, इसमें आप खोल के बताओगे। ठीक है, अब मतलब कंप्लीटली बताओगे, बॉन्ड का बॉन्ड दिखाओगे। ठीक है, मान लो हमारे पास आपका मीथेन है, अब आपने मीथेन लिखा, तो मीथेन में कार्बन होता बीच में, ये कार्बन, और साथ में 4 H होते, तो बॉन्ड से दिखा दो, बॉन्ड से दिखा दो, बॉन्ड से दिखा दो हर एक कार्बन को। इसको ओपन स्ट्रक्चर भी बोलेंगे, कंप्लीट भी बोलेंगे, और कभी कभी इसको हम ये भी बोलते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश स्ट्रक्चर, बिकॉज वी आर शोइंग एवरी डैश, चाहे वो सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड का। लाइकली वाइज वी कैन से वी हैव अ इथीन। अगर हमारे पास इथीन है, इथीन को भी हम ओपन करके बताएंगे, इसमें 2 कार्बन हैं। ठीक है, और हमारे पास आपका हर कार्बन पे 2 H हैं। ठीक है, अभी वैलेंसी हमारे पास कार्बन की 3 सेटिस्फाई हो गई है, चौथी करने के लिए डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, तो मैंने डबल बॉन्ड भी दिखाया और साथ में सिंगल बॉन्ड भी दिखाया। दिस इज लाइक ओपन स्ट्रक्चर, ये ओपन स्ट्रक्चर हमारे पास है। नेक्स्ट नंबर 2 पे आते बेटा। ओपन में हमें क्या दिखाना, एवरी बॉन्ड, वी हैव टू शो एवरी बॉन्ड। ठीक है, हमें हर बॉन्ड दिखानी, चाहे वो सिंगल है, ट्रिपल है, एच के साथ है, हर दिखानी है। एंड अब आता हमारे पास बेटा कंडेंस स्ट्रक्चर। कंडेंस का मतलब होता है थोड़ा उसको क्या करना, कम करना, मतलब अब हमारे पास कम उसको करना है, उसको हमने थोड़ा सा कम बॉन्ड दिखाने हैं। इसमें क्या होता है, ऑल बॉन्ड्स आर शोन एक्सेप्ट। ठीक है भाई, ऑल बॉन्ड्स आर नॉट शोन, तो इसमें सिर्फ क्या दिखाते भी, इसमें हमारे पास दिखाते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर शोन ओनली।
आर शोन ओनली। मतलब दूसरी बात बोलूँ तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स आर नॉट शोन, दैट इज दे आर ओमिटेड, इनको नहीं दिखाया जाता। ठीक है भाई, ये आपको याद रखा। तो अब हमारे पास इसमें जैसे मैंने मीथेन लिखा, तो मीथेन को मैं सीधा लिखूंगा CH4 से। अगर मैंने इथेन लिखा तो सीधा लिखूंगा CH3। देखो मैंने सिंगल बॉन्ड भी नहीं दिखाया यहाँ पे। तो ये मेरे पास पहला मीथेन इथेन था, मतलब मैं एल्केन्स को ऐसे दिखाऊंगा सिंपल। बट मुझे दिखाना है एल्कीन, तो मुझे दिखाना है एल्कीन का इथीन दिखाना है। अब मैंने पीछे दिखाया इथीन, ओपन किया था, सिंगल बॉन्ड भी दिखाए थे, डबल भी दिखाए थे, ये देखो यहाँ पे। बट अब हमारे पास क्या यहाँ पे, अब मैं इथीन दिखाने जा रहा हूँ जो, उसमें मैं सिंगल बॉन्ड नहीं दिखा रहा हूँ, सीधा लिखा CH2। डबल बॉन्ड दिखाऊंगा क्योंकि डबल बॉन्ड को मैं शो कर रहा हूँ। इसी तरह से बेटा अगर आपको इथाइन बता दूँ तो बताओ इथाइन में क्या शो करूँगा मैं, तो मैं अगर इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, तो इसको दिखाने का तरीका है ऐसा, CH और बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड भी शो किया बट मैंने सिंगल बॉन्ड शो नहीं किया। तो ये हो गया भाई कंडेंस स्ट्रक्चर आपका। सो गॉट टू नो व्हाट इज कंडेंस स्ट्रक्चर, व्हाट इज ओपन स्ट्रक्चर। तो अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट बेटा हमारे पास है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन से याद रखना जिगजैग लाइन, बॉन्ड लाइन से याद रखना कि आपको जिगजैग लाइन। अब आपको क्या दिखाना है, जिगजैग लाइन दिखानी है। सपोज हमारे पास मैं बता रहा हूँ आपको ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन, एक कार्बन शुरू से, यहाँ पे 2 कार्बन, उसके बाद यहाँ पे 3 कार्बन, उसके बाद यहाँ पे 4 कार्बन, हो गया ब्यूटेन हमारे पास ये। अगर मुझे पेंटेन बताना है तो 5 कार्बन, एक कार्बन, यहाँ पे हो गए 2 कार्बन, यहाँ पे हो गए 3 कार्बन, उसके बाद बेटा 4 कार्बन, उसके बाद 5 कार्बन, तो ये हो गया आपका 5 कार्बन वाला कंपाउंड। सो दिस इज C4 कार्बन कंपाउंड, मतलब 4 कार्बन ये वाला C5 कार्बन है, तो यहाँ पे 5 कंपाउंड। तो इसको बॉन्ड लाइन से दिखाते हैं, जिगजैग दिखाते हैं। इसमें भी 2 चीज़ें याद रखनी है, जो बॉन्ड्स टर्मिनल पे हैं, ये टर्मिनल पे पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट पे, इनमें होते हैं हमारे पास CH3 ग्रुप्स, और जो बॉन्ड्स बीच में हैं, ये जो बीच में है हमारे पास, इनमें होते हैं भाई हमारे पास आपका CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, और कोई बॉन्ड दूसरा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो CH3 ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप, और CH2 मतलब मिथाइलिन ग्रुप, इसको मिथाइलिन बोलना है, ये मिथाइलिन ग्रुप। क्लियर यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे मैंने कहा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं, टर्मिनल और, हाँ अब ये भी आपको याद होगा दिमाग में कि भाई सर क्या हम साइक्लिक कंपाउंड का दिखा सकते हैं। तो अगर साइक्लिक कंपाउंड हमारे पास कोई है, जैसे यहाँ पे देखो ये हमारे पास 3 कंपाउंड का साइकिल बनाया मैंने, जिसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। तो इसको कैसे दिखाएं, देखो इसको दिखाने का तरीका आपके पास ये है कि हमने क्या करना है, सीधा ट्राइंगल बनाना है। तो साइक्लोप्रोपेन मतलब ट्राइंगल, कोई भी कार्बन नहीं दिखाया, कोई एच नहीं दिखाया, सीधा ये बना दिया। तो भी आपका बॉन्ड लाइन रोटेशन, दैट इज बाय शोइंग जिगजैग, और फॉर साइक्लिक वी शो अ साइक्लिक फॉर्मेशन लाइक ट्राइंगल्स, लाइक स्क्वायर वाला डायग्राम बनाते हैं। लास्ट एंड फोर्थ वन जो हमारे पास यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड, वी कैन से, इसको बोलते हैं भाई वेज स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं हमारे पास क्या भाई यहाँ पे, वेज डैश। इसमें हम मॉलिक्यूल को दिखाते हैं 3D वे से। ये हमारे पास मॉलिक्यूल आपका, बीच में कार्बन, ऊपर हमारे पास एक ग्रुप दिखाते हैं A, दूसरा दिखाते हैं बेटा हमारे पास B, उसके बाद दिखाते हैं एक हमारे पास वेज से, ये होता वेज, है ना। अब वेज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ऐसे बना देता हूँ, एक ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, इसमें ये बना दिया अभी वेज हमारे पास। अब हमारे पास जो आपका वेज, अब जो हमारे पास वेज स्ट्रक्चर, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के बॉन्ड दिख रहे हैं 3 प्रकार के। एक नॉर्मल लाइंस हैं, एक हमारे पास आपका ये वाला बॉन्ड है डैश वाला, एक आपका ये सॉलिड वाला बॉन्ड है, सॉलिड वेज है। अब नॉर्मल लाइंस होती हैं, एक वन आर कॉल्ड नॉर्मल लाइन, जैसे A और B के साथ हैं, और ये भी दिखा देता हूँ C और D के साथ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो वन इज कॉल्ड नॉर्मल लाइंस। अब नॉर्मल लाइंस कहाँ होती हैं, ये प्लेन ऑफ दी पेपर के साथ में होती है, दे आर इन अ प्लेन ऑफ पेपर। 3D बना रहे हो आप ना, तो प्लेन ऑफ पेपर में आपको ये दिखेंगी। अभी तो यहाँ पे 3D नहीं दिखा सकता हूँ, प्लेन ऑफ पेपर में।
और हमारे पास आपका ये जो डैश होता है इसको बोलते हैं भाई, तो पहले इसका नाम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड वेज डैश। और ये हमारे पास आपका वेज ही है, बट अभी डैश नहीं है, अभी पूरा भरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे वेज सॉलिड। अब ये बोलते क्या है, तो ये तो प्लेन ऑफ पेपर में है और ये दो वाले हैं आउट ऑफ प्लेन, दे बोथ आर वी कैन से आउट ऑफ प्लेन, प्लेन के बाहर हैं। एक एक टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो ये होगा भी टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये याद रखना भाई, ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में एक आएगा आपका अवे, एक आएगा टुवर्ड्स हमारे पास। ये हो गया आपका पहली बात यहाँ पे। तो ऐसे दिखा सकते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे बता सकता हूँ मैं कि अगर मान लो ये ऐसे कुछ हमारे पास होगा स्ट्रक्चर, तो दो प्लेन में, दो आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, एक हमारे पास आगे की तरफ बिल्कुल आपके सामने, एक पीछे की तरफ, कुछ ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको तो 3D हम बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ पे इतना सा बता रहा हूँ कि भी 3D स्ट्रक्चर पॉसिबिलिटी हो सकती है। देर आर टू अदर वेज ऑफ राइटिंग रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रक्चर एंड दे आर, अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इनको प्रोजेक्शन कहते हैं या स्ट्रक्चर्स कहेंगे यहाँ पे, 5th एंड 6th वन। एक होता है आपका भी साहर्स, ठीक है, साहर्स, और एक होता है आपका न्यूमेन्स, न्यूमेन्स प्रोजेक्शन। इसमें आपने क्या करना है कि भी अगर मान लो दो कार्बन दिखा रहे हो आप, तो आपने एक लाइन लेनी है, बिल्कुल हमारे पास आपकी स्लोपिंग लाइन लेनी है, और इसको दो वे से दिखाते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। एक में बनाया आपने वाई, इस तरह वाई बनाया आपने, ठीक है भाई, ये वाई हो गया आपका, मतलब 3 एटम यहाँ पे, फिर दूसरा भी वाई बनाया आपने, पहले यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ पे आपने वाई बनाया एक कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे वाई बनाया उल्टा वाई, ऐसे, ठीक है। अब एटम जो भी लगाने हैं यहाँ पे लगा दो। अगर दोनों वाई एक तरफ हैं तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड, क्योंकि एक तरफ आए, इक्लिप्स होता भाई जहाँ पे मतलब एक को एक रोक रहा है, दूसरा ग्रहण बोलता है इसे ना। ये वाला इक्लिप्स नहीं होगा, ये होगा स्टैगर्ड, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड, क्योंकि स्टैगर्ड में हमारे पास रिपल्शन नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना स्टेबिलिटी के पर्पज पे स्टैगर्ड इज मोर देन स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। वैसे यहाँ पे बताते हैं, तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे आपका एक कार्बन था, लेट्स से कार्बन 1 था, ये कार्बन 2 था, यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ पे कार्बन 2 था, ठीक है। तो स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन द इक्लिप्स। न्यूमेन्स में क्या करते हैं हम दिखाते हैं दो सिस्टम्स को, एक हमारे पास मान लो डॉट दिखाते हैं, यहाँ पे एक दिखाते हैं सर्कल। अब बेटा डॉट क्या है, तो डॉट के साथ भी कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, एक बॉन्ड होगा। तो ये जो डॉट वाला कार्बन है इसको बोलते हैं बेटा हमारे पास फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन है। और जो सर्कल वाला कार्बन बेटा दैट इज कॉल्ड वी कैन से रेयर कार्बन, ठीक है, रेयर कार्बन बोलते हैं इसको यहाँ पे। अब हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर कैसे दिखाते हैं, इसमें भी दो होते हैं, इक्लिप्स्ड और हमारे पास स्टैगर्ड होता है। तो भाई मैंने पहले दिखाया फ्रंट कार्बन, लेट्स से फ्रंट कार्बन पे एच 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 हैं, ठीक है, और रेयर कार्बन पे भी एच एच हैं, बट दिखाने का तरीका थोड़ा ऐसा रहता है। बीच में एंगल कितना बेटा, यहाँ पे इनके बीच का एंगल 60, यहाँ पे एंगल बन रहा है बेटा कितना 60। अगर 60 एंगल दिखाया दो एच के बीच में, ये 60 एंगल दिखाया, इस 60 एंगल को जो दो एच के बीच में है, यहाँ पे आपका ये होगा भाई डाईहेड्रल एंगल, दो हेड है ना, तो इसको बोलेंगे डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। अगर 60 एंगल तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। और अगर बेटा एंगल 60 नहीं है, एंगल 0 है, मतलब 0 में कैसे दिखाएंगे, देखो ये मैं दिखाया आपका फ्रंट कार्बन, 0 के साथ कैसे दिखाएंगे, पहले तो एच दिखाता हूँ इसके फ्रंट कार्बन के, ठीक है। अब मैंने इसके साथ में, बिल्कुल साथ में रेयर कार्बन को भी बनाए और इधर से बिलोंगिंग इसकी निकाल दी, तो यहाँ पे कोई बेटा एच बिल्कुल इसके साथ में, तो बताओ यहाँ पे एंगल कितना होगा, एंगल होगा हमारे पास 0 डिग्री। तो व्हेन डायहेड्रल एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये बनेगा आपका कौन सा बेटा, इक्लिप्स्ड, एक के पीछे एक। अगेन यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ कि स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन द
एक लिस्ट फॉर्म। तो ये कभी बेटा न्यूमेन्स प्रोजेक्शन। सो दैट्स वाई वी कैन से कि भाई यहाँ पे हमने जो अभी तक बताया ये था स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड्स। अब आता हूँ बेटा लास्ट टॉपिक पे आज का, जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो अगर एक जर्नल सा क्लासिफिकेशन करें अभी तक, ठीक है, हम क्लासीफाई करते रहेंगे, अभी हम आगे हाइड्रोकार्बन को करेंगे, बट यहाँ पे बता रहा हूँ जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ एक जनरल क्लासिफिकेशन, तो दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसको हम यहाँ पे फ्लो चार्ट से बनाएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो क्लासेस की बात करते हैं। एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ओपन, ओपन, और इसी को बोलते हैं हमारे पास एसाइक्लिक, एक्साइक्लिक। और दूसरी क्लास में बेटा हमारे पास या तो इसको बोलेंगे साइक्लिक, और वी कैन से इट इज क्लोज्ड वन। ठीक है, आपने देखा पीछे मैंने एक ट्राइंगल बनाया था जिसको मैंने कहा था साइक्लोप्रोपेन है, वो क्लोज्ड वन में आता है। और अगर मान लो इथेन प्रोपेन है तो सिंपल कंपाउंड है, ओपन है, तो दे आर इन ओपन स्ट्रक्चर। अब ओपन में भी आपको मैं बताऊंगा तो ओपन में क्या क्या आता है। वन यू कैन से कि भी हमारे पास एल्केन आता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होती है ना। आप बोलोगे कि सर एल्कीन भी आते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसे इसमें लिखा मैंने प्रोपेन। तो प्रोपेन को दिखाऊंगा यहाँ पे मैं बॉन्ड लाइन से दिखा दूंगा, एक एटम, दो एटम और तीन एटम, ठीक है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पे प्रोपीन, तो प्रोपीन को भी दिखाएंगे यहाँ पे एक एटम, दो एटम, तीन एटम, और एक डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, प्रोपीन बना देते हैं। और हमारे पास लाइकली हमारे पास एक आएगा कौन सा भी, एल्काइन, तो चलो अभी ब्यूटाइन दिखा देते हैं, और ऐसे करते हैं ब्यूट टू आइन दिखा देते हैं। तो अभी पहले चार कार्बन, एक दो तीन चार, और टू पे डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे भाई, टू पे ट्रिपल बॉन्ड होगी, हो गया ब्यूटाइन आपका। तो दिस इज ओपन स्ट्रक्चर वेयर यू जस्ट गो विद द चेन्स एंड नॉट अ क्लोज रिंग। अब साइक्लिंग में क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्लोजिंग आएगी, रिंग की क्लोजिंग आएगी। ये भी दो प्रकार के, अगर खाली कार्बन कार्बन ही है तो होमो, और अगर कार्बन के साथ कुछ और भी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो हेट्रो बोलेंगे। तो पहले बताते हैं यहाँ पे वन वी क्लासीफाई एज होमोसाइक्लिक। इसमें आपके सिर्फ कार्बन कार्बन ही आएंगे, जिसे हमारे पास इसमें आपका मान लो साइक्लोप्रोपेन है, सारे के सारे कार्बन है। या फिर इसमें हम ये भी बता सकते हैं हमारे पास बेंजीन है, तो उसमें भी आपके कार्बन कंपाउंड्स ही हमारे पास है। और एक आएगी आपकी बेटा हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक्स में आपके आएंगे, जैसे हमारे पास ये हो गए भी आपका THF हो गया, टेट्रा हाइड्रोजन फ्यूरॉन, जिसमें आपके 5 मेंबर रिंग होगी, चार कार्बन होंगे, एक ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ, इसको THF बोलते हैं, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। या और कोई बताना तो बता सकते हैं, आपको थायोफिन बताते हैं। थायोफिन में आपका जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे प्लेस होगा कौन सा, सल्फर हमारे पास, ठीक है। तो टेट्राफ्यूरॉन की तरह स्ट्रक्चर है, बट फर्क क्या है यहाँ पे कि जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ पे सल्फर इज अटैच्ड, और सल्फर ऑक्सीजन एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट इनका कंपेरेबली सेम ही होगा। तो कभी टेट्रा मतलब कि हाइड्रोजन फ्यूरॉन एंड थायोफिन, तो ये हो गए क्लोज्ड में। अब होमोसाइकिल के अगेन दो प्रकार, तो अब होमोसाइकिल के अगेन दो प्रकार, तो इसमें एक आता भी आपका व्हाट वी कैन से एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, अब ये मत सोचना बिना साइकिल के, साइक्लिक होता है। इसमें आएगा आपका एलिफेटिक कंपाउंड, जैसे हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है। एक आएगा आपका बेटा इसी में एरोमेटिक, क्लोज रिंग वाला है ना, रिंग कंपाउंड बोलते हैं को यहाँ पे। इसमें आएगा आपका बेंजीन। देखो ऊपर मैंने लिखा था क्लासीफाई, बट वहाँ पे लिखूँ को होमोसाइक्लिक, यहाँ पे इनको क्लासीफाई किया फर्दर में। एरोमेटिक का पूरा हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे, एरोमेटिक में क्या होता है। एरोमेटिक में भी दो आते हैं, एक बेंजीन की तरह, ये भी एरोमेटिक है बेटा। और अगर यहाँ पे मैंने साइक्लोप्रोपेन बनाया, साथ में प्रोपीन बनाया, एक कैटाइन लगाया, वो भी एरोमेटिक है। इसमें दो आते हैं, एक बेंजीन की तरह, एक बेंजीन की तरह जिनको बोलेंगे
बेंजोनाइड, वो जो बेंजीन की तरह नहीं दिखते, दे आर कॉल्ड नॉन बेंजोनाइड या नॉन बेंजोइड। तो बेंजीन की तरह क्या आएगा बेटा, बेंजीन आएगा, दिस इज बेंजीन। अगर दो रिंग फ्यूज्ड किए एक के साथ एक तो नेफ्थलीन बोलते हैं, और अगर तीन किए तो हमारे पास एंथ्रासीन बोलते हैं। तो ये लास्ट वाला क्या बेटा, दिस इज एंथ्रासीन, उसके ऊपर वाला नेफ्थलीन, उसके ऊपर वाला बेंजीन, और बेंजाइड कंपाउंड्स, ये सारे बेंजाइड कंपाउंड्स हैं। और नॉन बेंजाइड में क्या आएगा, तो पहले साइक्लोप्रोपीन एंड देन कैटाइन हो गया। यहाँ पे भी इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन कैटाइन। साइक्लोप्रोपीन भी नहीं आता, साइक्लोप्रोपेन भी नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, साइक्लोप्रोपीन कैटाइन, नॉन बेंजाइड एरोमेटिक ही होता है, ठीक है। उसके बाद एक और चलो बता देते हैं, यहाँ पे 7 मेंबर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अभी तक हमारे पास हो गए 3 कार्बन, 4, 5, 6 और 7। इसमें ऑल्टरनेट बॉन्ड दिखा देते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल देन डबल, फिर सिंगल फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल। अब ये कंपाउंड हमारे पास ट्रोपोलोन, TROPOLONE, ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन भी बता दी हमने। तो ये भाई हमारे पास क्लासिफिकेशन किसकी, हमारे पास दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दी साइक्लिक कंपाउंड। आई होप कि ये वाला क्लासिफिकेशन आपको प्रॉपर आपको याद रखना है। और हम जो नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे, नेक्स्ट एपिसोड में लेके आएंगे और टॉपिक हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ऑर्गेनिक ग्रुप्स और फंक्शनल ग्रुप्स। तो हमारा उसके बाद टारगेट होगा कौन सा, देन वी हैव अ टारगेट ऑफ द नोमेनक्लेचर। तो आज हमारा बेसिक्स हमने पढ़ा दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।